नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बातचीत। कहा कि पिछले साल लगभग 948 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था, जो कि कोविड के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य से 50% अधिक। प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू। नर्सरी को बढ़ावा देने के लिए सरकार देती है आर्थिक मदद। देश में 691 नर्सरियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र को दिया जा रहा है बढ़ावा। लोकसभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया जवाब। लोकसभा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि फसल बीमा का लाभ किसानों को देने के लिए बीमा कंपनियों की भूमिका अहम। राज्य सरकारें चाहे तो वे अपने राज्य के किसानों को फसल बीमा का लाभ देने के लिए अपनी कंपनी बनाकर किसानों को दे सकती है फसल बीमा का लाभ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता से किसानों की बढ़ी है आय। दलहन और तिलहन में लगातार हो रहे शोध और अनुसंधान का ही नतीजा है कि देश के पास दाल का है बफर स्टॉक। देश के कई राज्यों में मानसून के दस्तक देने के बाद से भारी बारिश। मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात तो कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए राज्य में जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी का आर्थिक दुष्प्रभाव कम करने के उद्देश्य शुरू किया था। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज दिया जाता है। पिछले साल लगभग 948 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था, जो कि कोविड के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामान्य वर्ष से 50% अधिक है। लगभग 2020-21 के दौरान 2.84 लाख करोड़ की खाद्य सब्सिडी का लाभ लोगों को मिला है। अकेले गुजरात में 3.3 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को 5,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी राशि के साथ 25.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मिला। वहीं प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू भी किया गया है। आय बढ़ाना आज सरकार की प्राथमिकता है। विशेष रूप से छोटे किसानों को आज हर संभव सहायता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर एफपीओस के माध्यम से छोटे किसानों को संगठित करने का काम ये बहुत काम आ रहा है। यही नहीं, आज अगर गुजरात के छोटे किसानों के फल सब्जी देश के दूसरे बाजारों तक सुरक्षित और तेजी से पहुंच पा रही है, तो इसमें किसान रेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। अकेले गुजरात में 3.3 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को 5,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी राशि के साथ 25.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मिला है। बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है।
और अब बात लोकसभा की कर लेते हैं। लोकसभा में आज कृषि, डेयरी और बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर कई सवाल उठे, जिनका जवाब अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों ने दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अमरावती सांसद के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि फसल बीमा का लाभ किसानों को मिल रहा है, पर अगर राज्य चाहे तो वह अपनी भी कंपनी बनाकर किसानों को फसल बीमा का लाभ सीधे तौर पर दे सकती है। का क्लेम है वो उसको, जैसा कि बैंक है, अगर देरी करेगी तो मैंने पहले पूरा जिक्र किया कि उसका अगर आपका प्रीमियम कहीं न कहीं राज्य सरकार के प्रीमियम की यहाँ पर जो उनकी हिस्सा राशि है वो अगर भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद में भारत सरकार यहाँ आने के बाद में सिर्फ 2 या 5 दिन के अंदर ही अपने हिस्से का राशि जमा करवा के और किसान को क्लेम है वो उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर इसके मुख्य कारण रहते हैं, राज्य अपने सब्सिडी के अंदर जो का पार्ट है वो नहीं देना होता है, कई बार ये स्थिति होती है, कई बार बैंक के भी डेटा होते हैं वो भी सही नहीं होते, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार हमेशा बीच में पहल करते हुए करती है। दूसरा, आपने जैसा सरकार को कंपनी बनाने का जिक्र किया है, तो सरकार का जो कंपनी बनाने का विचार है उसके अंदर वैसे राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके अंदर प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी स्वयं की अगर कंपनी बनाना चाहे तो राज्य सरकार अपने इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। ये भारत सरकार के गाइडलाइन में भी है और राज्य सरकार इसके ऊपर कर सकती है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास करे। नर्सरी उद्योग से जुड़ने वाले लोगों को सरकार अनुदान देती है। साथ ही जो लोग प्राइवेट नर्सरी खोलना चाहते हैं उन्हें 50% की छूट भी दी जाती है। नेशनल एग्री रिसर्च सिस्टम है, उसके तहत ICAR है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान के द्वारा रिसर्च किया जाता है कि नई वैरायटी हो और उच्च गुणवत्ता की हो, और उन वैरायटियों को तैयार करने के बाद उनको मदर प्लांट तैयार किया जाता है और मदर प्लांट तैयार करने के बाद में उसको नर्सरीज होती है उनको उपलब्ध करवाया जाता है मदर प्लांट, और उसके द्वारा टिश्यू कल्चर के माध्यम से या अन्य जो जैसे भी पौधे तैयार करके और उसको आगे किसान तक या आम जिसको भी आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाया जाता है। और उसके लिए भारत सरकार की ओर से जो नर्सरी होती है उनको सहायता प्रदान की जाती है। छोटी नर्सरी अगर होती है तो उसको 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान अगर राज्य सरकार करती है तो 100% है, 100% भारत सरकार उसको नर्सरी को सहायता करती है। और बड़ी नर्सरी है तो 16 लाख रुपए तक का है, और अगर हाईटेक नर्सरी है तो 40 लाख रुपए तक का सहायता प्रदान करती है। और व्यक्तिगत अगर कोई नर्सरी लगाता है तो उसके लिए 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के एक सवाल के जवाब में कहा कि देश भर में 691 नर्सरियों के माध्यम से बागवानी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में नर्सरी से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। कुल मिला के ICAR, ऊषा इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, KVK और राज्य सरकार, ये एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन कुल मिला के ICAR से लेकर KVK तक ये सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन रिसर्च करने के बाद मदर प्लांट तैयार करना और वो राज्य सरकार और नर्सरी को देना, ये दिक्कत इसलिए आई कि सामान्य तौर पर पहले नर्सरियां रजिस्टर्ड हों और नर्सरियों में जो पौधे बन रहे हैं वो प्रमाणित हों, ये व्यवस्था कमजोर थी। जैसा आपने भी व्यक्त किया कि बिहार में सिर्फ 17 ही थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने नर्सरियों को रजिस्टर्ड करना प्रारंभ किया है और उसमें 691 नर्सरियां देश भर में रजिस्टर्ड हुई और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने भी एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल में 1000 से ज्यादा नर्सरियों ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया है। आज ये नर्सरियों की संख्या बढ़ रही है और जैसा मंत्री जी ने बताया कि नर्सरियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम सहायता भी देते हैं, लेकिन नर्सरियों का रजिस्ट्रेशन हो, उसकी जानकारी हो, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र को भी और उनके प्रत्यावर्तन की व्यवस्था हो, ये कमजोर थी। इसको अब सशक्त बना दिया गया है। मुझे लगता है देश भर में जहाँ जहाँ प्लांट उपलब्ध होंगे वहाँ प्रामाणिक रूप से पौधे उपलब्ध होने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
और अब बात दुग्ध उत्पादन की। किसानों की आय दोगुनी करने और उनके उत्पाद को उचित बाजार देने के लिए एफपीओ की शुरुआत की गई ताकि किसानों का सामान आसानी से बाजार तक पहुंच सके। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ आने वाले समय में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के बारे में जिक्र किया गया हमारे सदस्य के द्वारा। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण स्कीम है और इससे किसानों के आने वाले समय में डबल इनकम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसी को लेकर जैसा इन्होंने जिक्र किया कि पर्टिकुलर उस स्थान पर कौन से पौधे या कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट या लगाने की योजना है, तो मेरा इसमें यही कहना है कि किसान उत्पादन संघ या किसान समूह है जो बनेगा, 10,000 एफपीओ बनेंगे, उसमें से जो भी इनके हर ब्लॉक के ऊपर सरकार की योजना है कि आने वाले समय में प्रत्येक ब्लॉक पर एक एफपीओ बने और जिसके अंदर किसान जो चाहे वो अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है। वहाँ पर उसका उत्पादन की मार्केटिंग या उनकी पैकेजिंग करके और किस तरह से उसको मार्केट में अच्छी रेट में बेचे। तो ये अपने एफपीओ के ऊपर और किसान समूह के ऊपर डिपेंड है कि वो अपनी वहाँ की जो अधिकतम जो फसल होती है उसी फसल को, क्रॉप को उनको आधार मानते हुए और उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं और समूह बना सकते हैं। और बाकी हमारे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अगर ऑर्गेनिक पर भी हम काम कर रहे हैं, हनी के भी अलग एफपीओ बनाए जा रहे हैं, लेकिन स्पेशल अगर इनके क्षेत्र का है तो उसका इनको ही तय करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इनका अलग से इश्यू होगा तो वो व्यक्तिगत पूछेगा तो उसके पर्टिकुलर कौन सी एजेंसी काम कर रही है वो भी बता दिया जाएगा। और किसानों की आय दोगुनी होने में खेती के साथ साथ पशुपालन का बड़ा योगदान है। इसीलिए सरकार हर संभव ये प्रयास करती है कि दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़े ताकि किसानों की आय भी बढ़ सके। केंद्रीय डेयरी पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में राज्य सरकारों की भूमिका काफी अहम है। डेयरी प्रदेश का विषय है, हम उसमें मदद करते हैं और अगर भाव कहीं नहीं मिल रहा है तो कोऑपरेटिव सिस्टम है बहुत बड़ा जिसमें केंद्र सरकार मदद करती है। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमारे यहाँ है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये करीब 11,000 करोड़ का है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये करीब 15,000 करोड़ का है। लगातार कोऑपरेटिव को मदद करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। तो अगर विशेष रूप से कहीं की कोई समस्या है किसी डिस्ट्रिक्ट की, देखिए दूध के भाव सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते। दूध के भाव मार्केट तय करता है, पेरिशेबल आइटम है, तो सरकार कभी भी केंद्र सरकार की तरफ से दूध के भाव तय नहीं किए जाते। और जहां तक बात है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध है और जो पशु दूध नहीं देते, ये वाकई पूरे देश की एक समस्या है और इसमें भी कहीं न कहीं प्रदेश सरकार का विषय कह सकता हूं मैं। और खाद्य भंडारण के सवाल पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पूरे देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ रही है। आने वाले दिनों में असम के सिलचर में भी भंडारण को और बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने खाद्य निगम के द्वारा खाद्य संरक्षण हो उसकी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के उपलब्ध केंद्रीय पूल खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता को 916,65,000 मैट्रिक टन और उत्तर पूर्व स्तर पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों से सरकार पूर्व में असम राज्य को छोड़कर में सेक्टर को स्कीम पीआईजी योजना और लैसो के तहत निर्मित निर्माणाधीन भंडारण क्षमता 1,61,435 मैट्रिक टन की व्यवस्था की है। असम के माननीय सांसद को मैं आश्वस्त करती हूँ आपका भंडारण सिलचर का बहुत जल्दी चालू होने वाला है। और अब बात करेंगे बिहार की कि कैसे किसानों को उनके पंचायत स्तर पर ही उन्हें कृषि यंत्र आसानी से उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि उनके खेती किसानी में उनको आसानी हो सके और वो आर्थिक आय भी अपनी बढ़ा सके। जिले के छोटे और गरीब किसानों को अब अत्याधुनिक कृषि संयंत्र के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। उनको जो पंचायत स्तर पे ही कृषि यंत्र उनको दिए जाएंगे। पंचायत में ही पैक्स उन्हें किराए पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि संयंत्र उपलब्ध कराएगा। आने वाले दिनों में इससे बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत जिले में किसानों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। उनकी आमदनी बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना किसानों के लिए सहायक साबित होगी। उन्हें ट्रैक्टर भी किराए पर मिल जाएगा, बाकी जो कृषि यंत्र है वो भी किराए पर मिल जाएंगे। जो किसान खेतीबाड़ी से जुड़ी आधुनिक मशीन खरीदने में असमर्थ हैं
उनके लिए बहुत राहत की बात है कि अब पंचायत स्तर पर ही कृषि यंत्र मिल जाएंगे। आसानी से पैक्सों के माध्यम से मामूली भाड़ा देकर मशीन का लाभ अब किसान उठा सकते हैं। बिहार के कई जिलों में किसानों को योजना का लाभ मिलना शुरू भी हो गया है कि जो किसान कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वो अपने पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। ट्रैक्टर एवं कई अन्य संयंत्र पैक्सों द्वारा उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं ताकि किसान आसानी से खेती कर सके। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ उपज में भी वृद्धि होगी। जब उन्हें सही समय पर कृषि यंत्र मिल जाएगा तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत जिले के 46 पैक्सों का चयन किया गया है जो इसको विस्तार देंगे। इसके माध्यम से किसानों को कृषि संयंत्र भाड़े पर उपलब्ध कराया जाएगा और इनकी आमदनी को बढ़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। पहले चरण में पैक्सों को 23 ट्रैक्टर मिले हैं जो किसानों को किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा और बहुत ही कम कीमत पर किसानों को दिया जाएगा। आर्थिक तंगी की वजह से छोटे किसान महंगे कृषि संयंत्र की खरीदारी नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ही लाभकारी योजना साबित होगी। इस कारण यांत्रिकीकरण का लाभ अब किसानों को आसानी से मिल पाएगा और वो ट्रैक्टर के अलावा जो दूसरे कृषि यंत्र हैं उनका भी लाभ ले सकते हैं। कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों की उपज में भी वृद्धि होगी और उनकी जो आमदनी है, आय है, उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता और आयात कम करने की पहल से इस क्षेत्र में लगातार शोध हुआ अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में दलहन आयात न केवल कम हुआ बल्कि इस दिशा में देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ गया है। देश में दलहन उत्पादन में करीब 6 से 9 मिलियन टन ज़्यादा किया गया है और उसके चलते हमारे जो आयात होता था उसमें 5 मिलियन टन से ज़्यादा था, अब 2 मिलियन टन, पिछले साल 2 मिलियन टन से कम हुआ। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से हम जो आयात है उसको कम कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और वहीं देश में तिलहन उत्पादन आत्मनिर्भरता लाने के लिए भारत सरकार लगातार काम करे। इसी संदर्भ में भारतीय अनुसंधान परिषद ने तिलहन शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम किया है ताकि भविष्य में देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सके। तिलहन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चुनौती है और उसी दिशा में भी मिशन बन रहा है और जो चल रहा था पिछले साल काफ़ी सफलतापूर्वक काम भी किया है और आगे का जो प्लानिंग है उसमें उसी दिशा में तो देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। और अब किसानों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस एक तैयार किया जा रहा है जिसमें खतौनी से जुड़ी सभी जानकारी होगी, किसानों से जुड़ी सभी जानकारी होंगी। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के लक्ष्य किसानों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, यानी कि जो जानकारी है वो ऑनलाइन उपलब्ध होगी। वह कृषि क्षेत्र के लिए डेटा यानी कि आंकड़ा नीति लाने की एक प्रक्रिया में है जो आने वाले दिनों में किसानों को सीधे तौर पर इससे लाभ होगा। और सरकार का लक्ष्य एक संघीय राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाना है, यानी कि आप ऑनलाइन किसी भी देश के किसी भी किसान के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उसकी जो खतौनी है उसको देखा जा सकता है। इस डेटाबेस को बनाने के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग डेटा विशेषताओं के रूप में किया जाएगा। कई राज्यों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है लेकिन इसको धीरे धीरे और विस्तार दिया जा रहा है। किसान के डेटाबेस में गतिशीलता लाने के लिए इसे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना आवश्यक है। इसके साथ साथ कृषि विभाग में मौजूद आंकड़ों को लेकर और उन्हें डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से जोड़कर किसानों का एक संतुलित एक डेटाबेस बनाया जाएगा, राष्ट्रीयकृत डेटाबेस बनाया जाएगा। डेटाबेस की परिकल्पना किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ भी प्रदान करेगी। इसके साथ साथ किसानों को इसमें कई तरीके के और लाभ भी मिलेंगे। मिट्टी और पौधों के स्वास्थ्य संबंधी परामर्श की जानकारी किसानों को मिल पाएगी। मौसम संबंधी जानकारी जो है वो किसानों तक आसानी से पहुंच पाएगी। इसके साथ साथ सिंचाई की सुविधा की भी जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंच पाएगी और निर्बाध ऋण और बीमा सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच भी किसानों तक उपलब्ध होगी, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। व्यक्तिगत सेवाओं की शुरुआत के लिए ऑनलाइन सिंगल साइन की सुविधा भी मिलेगी। आने वाले दिनों में इसका किसान सीधे तौर पर लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ बीज, उर्वरक और कीटनाशकों, आसपास की रसद सुविधाओं, बाजार तक पहुंच की जानकारी भी ये जो डेटाबेस है ये किसानों को उपलब्ध कराएगा। कृषि उपकरणों आदि विषयों से संबंधित जानकारी भी किसानों तक आसानी से पहुंचेगा। और डेटा का लाभ उठाकर और डेटा के आधार पर उपाय करके किसानों की आय में वृद्धि करना एक बड़ा मकसद है, जो 2022 का एक लक्ष्य भी है कि किसानों की आय जो है दोगुना करना है। उसमें डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे लागत कम होगी, खेती में आसानी सुनिश्चित हो जाएगी, गुणवत्ता में भी सुधार होगा, जिसका जो फायदा है किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
और आइए देखते हैं देश भर की मंडियों में कैसा रहा हाल। पेश है खास रिपोर्ट। सोयाबीन से निकलने वाले सोया तेल के आयात में जून के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर दिख सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव 9,450 रुपए रहा, जो बुधवार को 9,200 रुपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में गुरुवार को भाव 8,800 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 9,200 रुपए था। और गुजरात की धोराजी मंडी में गुरुवार को भाव 7,755 रुपए रहा, जो बुधवार को 8,280 रुपए था। सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो बीते जून के दौरान आयात में लगभग 38% की कमी आई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार जून के दौरान देश में 2,06,262 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल जून के दौरान 3,31,171 टन सोयाबीन तेल आयात हुआ था। देश और दुनिया भर में सोयाबीन के भाव पहले से ही आसमान पर है और ऊपर से देश में इस साल खेती भी पिछड़ी हुई है। इसका असर लंबे समय तक भारतीय बाजार में सोयाबीन के भाव पर रह सकता है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर की खेती में इस साल कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से उपज अच्छी होने की संभावना बढ़ गई है और इसका असर अरहर के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 5,660 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 6,000 रुपए था। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में गुरुवार को भाव 6,500 रुपए रहा, जो बुधवार को 6,600 रुपए था। और गाजियाबाद मंडी में गुरुवार को भाव 6,000 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 5,950 रुपए था। अरहर की खेती की बात करें तो इस साल रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 38,44,000 हेक्टेयर में अरहर की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 36,48,000 हेक्टेयर में खेती हो पाई थी। हालांकि अरहर को छोड़ अन्य सभी खरीफ दलहन का रकबा इस साल पिछड़ा हुआ है और कुल खरीफ दलहन की खेती अभी तक पिछले साल से कम है। इसका भी असर अरहर के भाव पर रह सकता है। और अब बात बदलते मानसून की करते हैं। देश के कई राज्यों में मानसून के दस्तक देने के बाद से भारी बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आसार जताए हैं, साथ ही कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश और 4 अगस्त तक उत्तराखंड और हरियाणा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में भी आज और कल के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आज भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मोरेना और भिंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में आज सुबह जयपुर में फिर हल्की बारिश हुई, जिस कारण कई जगहों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गए। इसके अलावा सीकर, सवाई माधोपुर के कुछ इलाकों में आज सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों के कुछ स्थानों पर भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान के बारा में बाढ़ जैसी स्थिति बनने से स्थानीय लोग परेशान हैं। दुकानों में पानी घुसने के कारण दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बात दिल्ली की करें तो वही दिल्ली की बात करें तो यहां जुलाई में कम बारिश हुई थी, लेकिन अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार में लगातार 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। आईएमडी ने कल राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। और बिहार में नालंदा और गया जिलों में तटबंध में दरार आने से कई नए इलाकों में बाढ़ आ गई है। वहीं सोन नदी में उफान के बाद बाढ़ का पानी रोहतास जिलों के
निचले इलाकों में घुस गया। अनेक गांव बाढ़ में डूब गए। साथ ही 20 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही में भी बाधा आई है। स्थिति को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। राज्य में गंगा, दुर्गावती और पुनपुन नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग ने बिहार के दक्षिण हिस्से में अगले 48 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई है। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।